प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो विधि है उसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। इस विधि के अंतर्गत जब बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ये अत्यंत वैज्ञानिक विधि है और इसी विधि के आधार पर उसको नियंत्रित वातावरण में रख करके और उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण अंतः निरीक्षण और बहिः निरीक्षण के आधार पर दो प्रकार का होता है। अंतः निरीक्षण यानी स्वयं के संवेगों, परिस्थितियों, भावों, अनुभवों और मानसिक स्थितियों का अध्ययन जो व्यक्ति कभी भी किसी भी समय कर सकता है। बहिः निरीक्षण में दूसरों के द्वारा उसका ऑब्जर्वेशन और उसके तहत उसके व्यवहार का आकलन। इस आकलन के आधार पर इसको वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने का प्रयास किया जाता है। इस बहिः निरीक्षण और अंतः निरीक्षण के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये मानसिक क्रियाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और इन सब के अंतर्गत संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, विचार, अवधान, कल्पना, संवेग, गुण, परिणाम आदि देखे जाते हैं। इनके आधार पर यह विचार किया जाता है कि किस प्रकार से हम इन सब का अध्ययन करें और कैसे ये उसके अवलोकन में और उसके अंतर्गत उसके परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं या सहयोग करते हैं। कि प्रयोगात्मक विधि क्योंकि वैज्ञानिक विधि है, इस वैज्ञानिक विधि की वैधता और वस्तुनिष्ठता ही लोकप्रिय है। इसी आधार पर जब हम किसी भी समस्या का यानी जो शिक्षा से संबंधित हो, सभी क्षेत्रों में यह लाभकारी है। शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में भी अगर किसी भी कार्य का हम चाहे वह उसकी स्मृति से संबंधित हो या विचारों से संबंधित हो या बुद्धिमत्ता से संबंधित हो, अगर हम उसके बारे में किसी भी प्रकार से उसके सहयोग समायोजन के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए अगर प्रेरित होते हैं तो हम विविध वैज्ञानिक विधियों प्रविधियों का उसमें प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों को करने के लिए हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता के तहत हमें इसके दो ग्रुप बनाने पड़ते हैं। उस ग्रुप के अंतर्गत एक तो वह ग्रुप होता है जिसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और एक नियंत्रित ग्रुप होता है। उस स्वतंत्र ग्रुप के अंतर्गत उस समस्या के प्रभाव को देखा जाता है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो नियंत्रित परिस्थितियों में जिसका अवलोकन किया जाता है उस दौरान नियंत्रित वातावरण में रहते हुए, यानी जैसे कक्ष में मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 25 बच्चों की कक्षा है या 20 बच्चों की कक्षा है, उस कक्षा के अंतर्गत हम ग्रुप बना लें और उस ग्रुप को हम देखें कि आज के माहौल में जिस तरह वैल्यूज़ की जो कमी पाई जा रही है बालकों में, उस कमी को दूर करने के लिए अगर हम देखें कि क्या इस कमी को दूर करने के लिए हम उन्हें कौन सा शिक्षण दें जिससे उनमें जो एकाकीपन, अवसाद और निराशा का प्रादुर्भाव हो गया है और वो इस तरह के कार्यों की ओर प्रेरित हो रहे हैं, त्याग, प्रेम आदि भावनाओं से परे होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उनका विभाजन करके उनको एक अलग से नियंत्रित करके कक्षा की व्यवस्था दी जाए और ये समझाने का प्रयास करें, उनको उनसे संबंधित वातावरण प्रदान किया जाए और देखा जाए, जैसे प्राचीन फिल्म अगर हम दुश्मन देखते हैं तो उसके आधार पर हम इस समस्या का आराम से, यह एक प्रयोगात्मक विधि है जिसमें किसी भी कारणवश एक अपराध हो जाने पर अपराधी की मन स्थिति का यानी आंतरिक निरीक्षण भी किया गया और उसके व्यवहार का बहिः निरीक्षण भी किया गया। उस आंतरिक निरीक्षण और बहिः निरीक्षण के आधार पर उसका वैधता से और वैज्ञानिक पद्धति से उसके व्यवहार का आकलन किया गया और पुनः फिर निष्कर्ष निकाला गया और उन तथ्यों की जांच भी की गई और उन पर निगरानी भी रखी गई। ऐसे ही हम अगर वैल्यूज़ की शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें उसका विभाजन करने के पश्चात उसको उसी तरह के वीडियोस दिखाना, एक अलग से पुस्तकें देना, वातावरण बनाना, इस तरह के सर्वे कार्यों से जोड़ना जो समाज सेवा से संबंधित हो, अगर यही हम परिवेश उनको देते रहेंगे तो नतीजन क्या होगा कि उनके मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव
पड़ेगा और जो उसके व्यवहार हैं उन व्यवहारों के आधार पर उसके बाह्य व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। यानी नियंत्रित परिस्थितियों में एक तो ग्रुप वो हुआ, वो स्वतंत्र हैं, जो प्रतिदिन जैसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, जो अपना नियमित कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जिसको एक नियंत्रित वातावरण दिया गया है और उस नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत उसको समझाने का प्रयास किया गया है। अब नियंत्रित वातावरण में जब ऐसा प्रयास किया जाता है तो जो स्वतंत्र चर होता है वो चर उस पर जिसका अध्ययन किया जाता है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि वो स्वतंत्र होता है। लेकिन जिसकी क्रिया पर नियंत्रित रूप से रख करके उसका अध्ययन किया जाने का प्रयास किया जाता है उसको नियंत्रित रखना और उस नियंत्रण के दौरान आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और कौन सा उपयोगी था या अनुपयोगी था इन सब बारे में जानकारी प्राप्त करना इस विधि का कार्य है। इसके अंतर्गत इसका प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य यानी सबसे पहले इन सब की जांच करने के लिए जो विषय का विशेषज्ञ हो, यानी इस तरह के टेस्टों को डालने वाला, इस तरह से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उनको जानने वाला एक विशेषज्ञ होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति इन सब कार्यों को नहीं कर सकता क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ को करने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, किस तरह का परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। फिर उसके अलावा प्रयोज्य यानी विषय और फिर साथ ही साथ वैसा वातावरण। इसका समर्थन करने वाले महोदय हैं वोंट, फैक्नर, बेवर, जेम्स इत्यादि। इन्होंने इसके बारे में ये बताया कि इसके आधार पर हम जो भी जानकारी जिस किसी भी समस्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सभी वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया है। अब इसके जो स्टेप्स हैं, किस प्रकार इसको वैज्ञानिक बनाते हैं और किस प्रकार इसका आकलन किया जाता है, इसके आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहली है समस्या का चयन। अगर हम वर्तमान में अगर देखें तो जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी वैल्यूज़ की, आज शास्त्रों में या हमारे अध्ययन विषय में नीति शास्त्र, चाणक्य नीति, विदुर नीति, इनका अध्यापन कोई नहीं करवाता। इन सबको और संस्कृत को, इन सबको ऐसा समझा जाता है कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, सब ऐसी ही बातें हैं, वास्तव में इन सब का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब में जो लिखा है अगर हमारी भाषा से संस्कृत को हटा दें तो वास्तव में कुछ भी नहीं बचेगा, शास्त्रों में हो या भाषा में हो। तो इस तरह से सबसे पहले किसी भी समस्या का चयन करना, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो या किसी भी प्रकार की, उस समस्या को चयन करना, उसका परिभाषाकरण करना और उसको स्पष्ट करना। यानी अगर हमने समस्या ली है तो वास्तव में वो समस्या है या नहीं है। वर्तमान में हमारे लिए कोरोना-19 एक सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इसका कोई समाधान ही हमें ज्ञात नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे संबंध में जुड़ने वाले जो समाज सुधारक हैं और जो अन्य कर्मी हैं वो भी अत्यधिक इसके साथ अपने जी जान से लगे हुए हैं। फिर इसके साथ साथ इसका परिभाषीकरण कि हमने ये लिया तो क्यों लिया, ऐसे ही अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं बीच में। जैसे बहुत पहले अपने मंदिर मस्जिद निर्माण से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, वर्तमान में इन्होंने ये निकाला कि आगे इस कार्य को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, फैसला लिए और कई प्रकार के राजनीतिकरण भी हुए। उन सबको आगे देखते हुए इससे संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करना, परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए साथ साथ स्वतंत्र और आश्रित चरों की पहचान भी की जाती है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और इनके पहचान करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये चर कितने प्रकार के होते हैं। जो भी समस्या होती है उसको 3 चरों के अंतर्गत देखने का प्रयास किया जाता है। ये चर होते हैं, सबसे पहला होता है कंट्रोल, क्योंकि इसका कारण है नियंत्रित वातावरण में ये प्राप्त किया जाता है। फिर है स्वतंत्र और उसके बाद है परतंत्र। परतंत्र वो होता है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसको नियंत्रित स्थिति में रख करके ये संपूर्ण कार्य संपन्न किया जाता है। फिर है परिस्थिति का नियंत्रण। परिस्थिति का नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है क्योंकि परिस्थिति का संबंध बालकों पर होता है और समाज पर होता है। अगर हम चाहें कि हम किसी को कुछ बनाना चाह रहे हैं
तो शुरू से उसको वैसा ही वातावरण देना पड़ता है। अगर हम देखें कि आप लोगों ने तो शायद संभवतः सर्कस जैसे गेम कभी देखे ही नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी पुराने जो वीडियोस होते हैं या अगर हम देखें तो जो आज जो नृत्य के जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं उनमें जो सारी एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं, करतब दिखाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्कस में देखने को मिलते थे। वह नृत्य नहीं है, करतब रह गए हैं। और उन करतबों की क्या होती है कि अभ्यास करवाया जाता है। उन अभ्यास यानी परिस्थितियों का नियंत्रण किया जाता है। सर्कस में भी एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जिसमें त्याग, समायोजन और सहयोग की भावना होती है, परस्पर प्रेम होता है। जो मेरा नाम जोकर या जोकर जो पिक्चर है राज कपूर की, अगर उसमें देखें तो सर्कस के कुछ कारनामे देखने को मिलते हैं। उन कारनामों के तहत अगर हम कहें तो उसमें यानी परिस्थितियां, बालक को वैसा ही वातावरण प्रदान किया जाता है कि उसको कब क्या करना है, कैसे उस परिस्थिति में रहकर, मात्र उसका उद्देश्य क्या होता है। लेकिन सदैव वैसी परिस्थितियों के अंतर्गत वह रहने के लिए बाध्य नहीं होता है और उसको बनाना भी और उसको अपने आप को नियंत्रित रखना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तथ्यों प्रदत्यों का विश्लेषण, इससे रिलेटेड यानी कोई भी जो भी समस्या होती है उस समस्या का आकलन, क्योंकि इसको प्रयोग को मनोवैज्ञानिक विधि को हमने वैज्ञानिक और वैध और विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ बताया है। अतः इस किसी भी चीज़ की जांच करने के लिए, किसी भी समस्या की जांच करने के लिए उसके तथ्य, उसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसे अभी आप लगातार न्यूज़ चैनल पर देखते हैं कि एक मानचित्र आता है संपूर्ण भारतवर्ष का भी और राजस्थान का भी, अलग अलग यूपी का, अलग अलग देश और राज्यों से संबंधित जो आता है, उन राज्यों से संबंधित मानचित्र के अंतर्गत जो कोरोना से प्रभावित क्षेत्र हैं, हॉट स्पॉट हैं, उनको जो हाईलाइट किया जाता है, उनकी जो गणना की जाती है, कुल जनसंख्या कितनी, कितने में से कितने हैं, कितने प्रभावित हैं और कितने क्या किए हैं, ये सब देखना और उनका उपचार आदि करना, ये क्या होता है, तथ्यों और प्रदत्तों का विश्लेषण। उन विश्लेषणों के आधार पर ही जो ऊपर परिकल्पनाएं बनाई गई हैं उस समस्या से संबंधित कि समस्या कैसी है, उसके बारे में विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वास्तव में उसकी पुष्टि की जाती है और उस पुष्टि के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो हमें परिणाम तक पहुंचने में और आगे का मार्ग प्रशस्त करने में हमें प्रेरित करते हैं। इसी के बेस पर यानी इन सब के आधार पर हम देखें तो कहीं इसमें बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह है करके सीखना और देख करके सीखना या निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग एंड ऑब्जर्वेशन। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूलता की ओर, यानी जिसे हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते हैं, यानी उस आधार पर इन सबको जब अब व्यक्ति स्वयं करके उस कार्य को करता है तो उस कार्य को उसको सीखने की ललक होती है, जोश और जुनून होता है, क्योंकि वह स्वयं करके सीखता है। किसी भी काम को करने में प्रसन्नता जब होती है जब स्वयं हम करते हैं, और जब पूर्ण होता है तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम स्वयं नहीं करते हैं, किसी के कहने से करते हैं, तो उतना आनंद नहीं आता है। तो उससे जो प्राप्त ज्ञान होता है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से किया, तो वो स्थिरता लिए हुए होता है, उसको रटने की और याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपने यहाँ से सेट कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो दुनिया में किसी की कोई ताकत नहीं या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको उसके मार्ग से हटा दे। लेकिन जब आप में ही ऐसा नहीं है तो किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको उस कार्य की ओर प्रेरित कर सके या धकेल सके। यानी सारा खेल क्या है कि स्वयं अपना निरीक्षण करना और अपने आप को करके सीखना, उसी बेस पर ये सारी चीज़ें होती है। और ये वैज्ञानिक तो होती है, वस्तुनिष्ठ भी होती है, इसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और विविध आंकड़ों के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला जाता है जो कभी भी किसी भी समय उसकी जांच करना संभव होता है। इसीलिए यह अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जिसमें अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। उन बुराइयों के आधार पर अगर हम देखें तो परिस्थिति नियंत्रण असंभव। जरूरी नहीं है कि मार मार कर हम हकीम डॉक्टर बना दें,
मेरी जो दमित कुंठाएं हैं मैं वो आप पर लागू कर दूं, और जैसे माता पिता या अन्य, जैसे 3 इडियट पिक्चर में जो वो वायरस व्यक्ति जो था, जो प्रिंसिपल था, वह क्या कहता था कि लड़कियां डॉक्टर बने, लड़के इंजीनियर बने। तो ये सब चीजें क्या है, परिस्थिति नियंत्रण असंभव। जरूरी नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। प्रयोज्य की मनोवैज्ञानिक दशाएं, प्रयोज्य की जो मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं वह बहुत ही विषम होती हैं। तरह तरह की बातें उसके मन में होती है, उसकी मानसिक दशा भी ड्यूअल पर्सनालिटी की होती है, वह उसका साथ नहीं देती है। मनोवैज्ञानिक दशाएं में मानसिक दशाएं भी होती है, संवेग भी होते हैं, और सभी दशाएं ऐसी होती हैं जिनका हम अध्ययन नहीं कर सकते। आप बताइए, इमोशंस का, फीलिंग्स का हम अध्ययन कैसे करें? पता थोड़ी चलता है कि किसके मन में क्या भाव है। और लोगों को अपने भावों को छुपाने की आदत और दोहरा व्यक्तित्व होने की वजह से जो कुछ होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। यानी कहावत बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।